नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़ बायोलॉजी के साथ ही हम टॉप इम्पोर्टेंट प्रश्न को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो में बायोलॉजी के जितने भी आपको प्रश्न मिलेंगे सभी प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर दोस्तों हम बात करें तो उसमें बायोलॉजी का वेटेज सबसे अधिक रहता है। इसीलिए साथ ही इस बायोलॉजी के वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें जितने भी बायोलॉजी के प्रश्न हैं इन्हें आप याद कर लीजिए। इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस बायोलॉजी के वीडियो को हम और आप मिलके बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। ये रहा दोस्तों आज का पहला प्रश्न। कहता है, रक्त में सफ़ेद रक्त कण प्रोटीन हीमोग्लोबिन ले जाते हैं, पोषक तत्वों को ले जाते हैं। कहता है शरीर में संक्रमण से बचाते हैं, खून जमने में मदद करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा शरीर में संक्रमण से बचाते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। सफ़ेद रक्त कण जिसको बोला जाता है WBC बोला जाता है। इसका पूरा नाम पूछा जाता, आप बोलिएगा वाइट ब्लड कार्पल्स बोलिएगा। WBC का जीवन काल भी पूछा जाता है तो 3 से 4 दिन बोलिएगा, इसका जीवन काल हो जाएगा। किसका? तो WBC का जीवन काल हो जाएगा 3 से 4 दिन हो जाएगा। और याद रखिएगा दोस्तों, इन्हीं को ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। WBC का अन्य नाम क्या होता है? तो ल्यूकोसाइट्स इसका अन्य नाम होता है। अगर रक्त के बारे में हम बात करते हैं तो रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त किस प्रकार का ऊतक होता है? तो रक्त संयोजी ऊतक होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का वर्णक है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन में कौन धातु पाया जाता है? लोहा धातु पाया जाता है। लोहा धातु का प्रतीक Fe होता है। इतने बात इससे साथ ही आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है वंशानुक्रम की इकाई क्या है? वंशानुक्रम की इकाई क्या है? तो जीन होता है। साथ ही जीन का खोज किसके द्वारा किया गया? तो जोहानसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा जीन का खोज किया गया। याद रखिएगा, जीन को सबसे पहले कारक किसने कहा था? तो मेंडल नामक वैज्ञानिक ने दोस्तों जीन को कारक नाम दिया था। इस बात को आप याद रखिएगा। अगर हम RNA का बात करते हैं तो सबसे पहला खोजा गया अनुवांशिक पदार्थ पूछा जाए तो RNA बोलिएगा। और दूसरा दोस्तों DNA होता है। RNA का पूरा नाम पूछा जाए तो बोलिएगा राइबोज न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा। RNA दोस्तों सिंगल संरचना होता है, याद रखिएगा। और DNA डबल हेलिक्स संरचना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कान का कौन सा भाग ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में बदलता है? तो कोक्लिया बदलता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और सही उत्तर सबसे छोटी हड्डी होता है अस्टेपिज का। किसका? तो अस्टेपिज दोस्तों सबसे छोटी हड्डी होती है। और यह हड्डी कहाँ की हड्डी होती है? तो यह हड्डी कान की हड्डी होती है। इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है दांत का इनेमल किससे बना है? दोस्तों यह किससे बना होता है? इस 4 ऑप्शन में एक कोई ऑप्शन सही है। कैल्शियम फॉस्फेट आप बोल सकते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। सबसे कठोरतम पदार्थ बोला जाए तो इनेमल बोलिएगा सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों दांत के याद रखिएगा 4 प्रकार होता है। कितना प्रकार होता है दांत का? तो दांत का साथ ही 4 प्रकार होता है। और यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, जो दांत के कितने प्रकार होते हैं, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी का नाम है। मानव शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सर्टोरियस मांसपेशी। विकल्प ए हो जाएगा
सही उत्तर। इस प्रश्न का सही जवाब विकल्प ए के साथ याद रखिएगा। दोस्तों इस बायोलॉजी के वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो में जितने भी प्रश्न इन्हें आप याद कर लीजिए और साथ ही वीडियो के अंत में आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कितने प्रश्न का सही सही उत्तर आप दे पाए। देखिए प्रश्न का था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। इसका पूर्ण पाचन दोस्तों कहाँ होता है, तो इसका पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में, याद रखिएगा। और दोस्तों अगर छोटी आंत का हम बात करते हैं तो छोटी आंत की अगर लंबाई पूछा जाए तो 6 से 8 मीटर के आसपास छोटी आंत की आप लंबाई बोल सकते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। एक होता है डेडुनम जिसको ग्रहणी बोला जाता है, दूसरा होता है साथ ही जेजुनम और तीसरा होता है इलियम, याद रखिएगा। इसका एक दोस्तों ट्रिक होता है, याद रखिए छोटी आंत के प्रकार को याद करने का, DJI याद रखिएगा। इससे आप याद रख सकते हैं। डी से बोलिएगा डेडुनम और जे से बोलिएगा दोस्तों जेजुनम और साथ ही याद रखिए आई से बोलिएगा इलियम बोलिएगा। इतने बात को आप याद रख सकते हैं। अगर हम बड़ी आंत का बात करते हैं तो बड़ी आंत में दोस्तों याद रखिएगा इसमें केवल जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में केवल किसका अवशोषण होता है, जल का। और बड़ी आंत की लंबाई पूछा जाए तो 1.5 मीटर के आसपास बड़ी आंत की लंबाई होती है। और दोस्तों बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। पहला याद रखिएगा सीकम, दूसरा कोलोन और तीसरा रेक्टम होता है। तो सीकम, कोलोन और रेक्टम ये तीनों बड़ी आंत के भाग होते हैं। अग्नाशय का बात करते हैं तो इसको मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो आप अग्नाशय लॉक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न कहता है जीवाणुओं में श्वसन स्थल है। दोस्तों जीवाणु में कहता है श्वसन स्थल है तो आप ऑप्शन सी बोल सकते हैं। क्या बोलिएगा, मसोसोम बोलिएगा, ऑप्शन सी बोल सकते हैं। अगर राइबोसोम का दोस्तों हम अगर बात करते हैं राइबोसोम का तो इसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन का फैक्ट्री किसको बोला जाता है, तो राइबोसोम को बोला जाता है। प्रोटीन जो होता है यह अमीनो अम्ल के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, तो अमीनो अम्ल के बने होते हैं। अब प्रोटीन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, इसका सही जवाब बताइए कौन ऑप्शन में दिया गया है। प्रश्न का था मशरूम किसका उदाहरण है। मशरूम जो होता है किसका उदाहरण होता है। ऑप्शन का था कवक, शैवाल, हरा पौधा, एक कोशिकीय पौधा दिया गया है। यह किसका उदाहरण था, कवक का उदाहरण था है मशरूम। कवक का अध्ययन पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है कवक की कोशिका भित्ति। अगर शैवाल का अध्ययन पूछा जाए तो शैवाल का अध्ययन बोलिएगा अब फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है। और शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध क्या कहलाता है, लाइकेन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, लाइकेन कहलाता है। लाइकेन जो होता है यह वायु प्रदूषक होता है लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का था नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है। बताइए इस प्रश्न का साथ ही सही जवाब आप लोग। कहता नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन होता है, तो यह होता है गुर्दा का अध्ययन यानी वृक्क का अध्ययन पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं क्या, नेफ्रोलॉजी बोलिएगा। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को किडनी भी बोला जाता है, याद रखिए। अगर जिगर का बात करते हैं तो जिगरे को दोस्तों यकृत कहा जाता है और इसी को क्या बोला जाता है, लीवर भी बोला जाता है। अगर यकृत का अध्ययन पूछा जाए तो हेपेटोलॉजी बोलिएगा। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी क्या होता है, ग्रंथि होता है यकृत। यकृत का वजन पूछा जाए
तो 1.5 kg के आसपास यकृत का वजन आप बोल सकते हैं। तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरॉन का बात करते तो यह मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछा जाए तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका आप बोल सकते हैं। वैसे दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए तो अंडाणु बोलिएगा, छोटी कोशिका पूछा जाए तो शुक्राणु बोलिएगा। पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए तो शुतुरमुर्ग की अंडे की, और छोटी कोशिका पूछा जाए तो माइकोप्लाज्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है निम्न में से कौन सी जड़ नहीं है? इस 4 में से कहता है कौन सा जड़ नहीं है? तो अदरक दोस्तों जड़ नहीं है, ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगर गाजर का बात करते हैं तो गाजर विटामिन ए का प्रमुख स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स होता है? किसका कमी हो जाने से बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। और याद रखिएगा दोस्तों विटामिन डी को इसको हार्मोन भी बोला जाता है। अगर पूछा जाए कौन विटामिन को हार्मोन बोला जाता है तो विटामिन डी को। और विटामिन डी जो होता है यह सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। इसका रासायनिक नाम पूछा जाए तो कैल्सीफेरॉल आप बोल सकते हैं। विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी नामक रोग हो जाता है। और विटामिन सी का प्रमुख स्रोत पूछा जाए तो आंवला बोलिएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड यानी एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन बी की कमी से याद रखिए बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन B1 को बोला जाता है थायमिन, B2 को क्या बोला जाता है? राइबोफ्लोविन, B3 को क्या बोला जाता है? नियासिन। और नियासिन के कारण दोस्तों याद रखिए विटामिन B3 के कारण पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। और दोस्तों आप याद रख सकते हैं विटामिन B12 को क्या बोला जाता है? साइनोकोबालामिन। और विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन ए का अगर रासायनिक नाम पूछा जाए तो रेटिनॉल बोलिएगा। इसका प्रमुख स्रोत पूछा जाए तो गाजर बोलिएगा। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक रोग हो जाता है। और रतौंधी नामक रोग आंख से संबंधित है। अगला प्रश्न कहता है ट्रिपल एंटीजन। कहता है ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? किन किन रोग से यह बचाने का काम करता है? तो काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया आप बोल सकते हैं। विकल्प डी के साथ सही उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों हम क्षय रोग का बात करते हैं तो क्षय रोग किसको बोला जाता है? टीबी को बोला जाता है। इसी को तपेदिक भी बोला जाता है। और याद रखिएगा क्षय रोग में इसमें मानव शरीर का फेफड़ा प्रभावित हो जाता है। इस बात को याद रखिएगा। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च के दिन मनाया जाता है विश्व टीबी दिवस के रूप में। एडवर्ड जेनर ने दोस्तों चेचक के टीके का खोज किया था। एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निमेटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? इसके द्वारा कौन सा रोग होता है? तो फाइलेरियासिस होता है। ऑप्शन बी बोल सकते हैं इसका सही जवाब चला जाएगा। अगर साथी अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और टेलीग्राम चैनल पर साथी आपको सभी वीडियो के PDF मिल जाएंगे। कहता है मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो मेंडल के आनुवांशिकता का जो सिद्धांत है यह लैंगिक जनन पर आधारित है। और मेंडल साहब को आनुवांशिकता का जनक बोला जाता है। याद रखिएगा मेंडल साहब ने अपना प्रयोग मटर के पौधा पर किया था। और मेंडल दोस्तों किस देश के वैज्ञानिक थे? तो ऑस्ट्रिया देश के वैज्ञानिक थे। ऑस्ट्रिया की राजधानी पूछा जाए तो वियना आप बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये रहा, कहता है जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? इनमें से दोस्तों कौन सा उत्तरदायी होता है? तो DNA उत्तरदायी होता है। DNA याद रखिएगा। तो DNA का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। DNA याद रखिएगा दोहरी संरचना होता है। DNA डबल हेलिक्स संरचना होता है। DNA डबल हेलिक्स संरचना होता है। इसका पता किसने लगाया? वाटसन और क्रिक के द्वारा लगाया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
देखिए दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। यकृत एवं मांसपेशियों में जो ऊर्जा जमा होता है एक ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है। कौन विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो साइनोकोबालामीन। इनको साइनोकोबालामीन के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। दोस्तों, दो तरह के विटामिन होते हैं, एक होता है जल में घुलनशील और दूसरा होता है वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील दुइयों को विटामिन याद रखना है, एक होता है विटामिन बी और दूसरा होता है विटामिन सी। और वसा में घुलनशील विटामिन पूछा जाए तो ए, डी, के, ई ये सभी वसा में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है तो कितना लीटर होता है? तो 5 से 6 लीटर के आसपास होता है, तो ऑप्शन ए बोल सकते हैं। और साथ ही यही महिला में पूछा जाए तो आप बोलिएगा आधा लीटर कम होता है। किसमें? तो महिला में आधा लीटर कम होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो रक्त दाब का मापक यंत्र दोस्तों इनमें से कौन सा है? तो स्फेग्नोमेनोमीटर बोल सकते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। कितना सीसी दोस्तों रक्त प्रवाह होता है? तो 1200 सीसी आप बोल सकते हैं। तो विकल्प बी को आप लॉक कीजिए और साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। कहता इंसुलिन क्या है? दोस्तों इंसुलिन एक प्रकार का, याद रखिएगा, हार्मोन होता है, याद रखिए। इंसुलिन का खोज 1921 ईस्वी में बेंटिंग और वेस्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया और इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह नामक रोग हो जाता है। इन्हीं को डायबिटीज भी दोस्तों बोला जाता है, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, ये रहा अगला प्रश्न। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? इस चार में से कौन सा कहता है हार्मोन है? तो हार्मोन हो जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है। एस्कॉर्बिक एसिड यह दोस्तों विटामिन होता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो उसका क्या नाम है? तो इसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगर दोस्तों एड्रिनल ग्रंथि का बात करते हैं तो इन्हीं को बोला जाता है अधिवृक्क ग्रंथि बोला जाता है और यह ग्रंथि किडनी के ऊपर स्थित होती है। अधिवृक्क ग्रंथि से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम होता है लरोउरो हार्मोन। तो लरोउरो हार्मोन जो होता है एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? कौन हार्मोन में आयोडीन कहता मिला रहता है? तो थायरोक्सिन। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। टेस्टोस्टेरोन का बात किया जाए तो दोस्तों यह नर हार्मोन होता है, याद रखिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। कहता प्रकाश संश्लेषण होता है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण कहता है होता है तो क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमेशा, याद रखिएगा, दिन में होती है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया का बात करते हैं तो इसका हिंदी नाम पूछा जाए तो सूत्रकणिका आप बोल सकते हैं इसका हिंदी नाम। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज दोस्तों अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने 1857 ईस्वी में किया था और इसका नामकरण कार्ल बेंडा के द्वारा किया गया, माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण। तो इतने बात याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण का कहता उप उत्पाद है तो इसका उत्पाद दोस्तों पूछा जा रहा है प्रकाश संश्लेषण का। इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन बी बोल सकते हैं, ऑक्सीजन बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। सौर ऊर्जा दोस्तों एटीपी में कहता है बदलती है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम में, परऑक्सीसोम में। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर आप बोल सकते हैं, याद रखिएगा। एटीपी का अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो एटीपी का अगर आपसे पूर्ण रूप पूछा जाए तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलिएगा। एक होता है एडीपी, एडीपी का पूर्ण रूप पूछा जाए एडिनोसिन डाइफॉस्फेट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है जो कोशिका का शक्ति स्रोत है दोस्तों, कोशिका का कहता है शक्ति स्रोत है माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का शक्ति गृह यानी पावर हाउस होता है, जिसको सूत्रकणिका के नाम से जाना जाता है। कोशिका भित्ति जो होता है यह पादप कोशिका में पाया जाता है, कोशिका भित्ति। और दोस्तों कोशिका झिल्ली किस में पाया जाता है तो जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाया जाता है। राइबोसोम को तो प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को कहते हैं, इसको क्या नाम दिया गया है। इसका सही जवाब कौन ऑप्शन में दिया गया है, कहता क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और सेलुलोज दिया गया है। इसका सही जवाब दोस्तों कौन ऑप्शन हो जाएगा, इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन बी हो जाएगा, ल्यूकोप्लास्ट आप बोल सकते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है। शरीर में ध्वनि यंत्र को कहता और क्या कहा जाता है, लेरिंग्स बोला जाता है। विकल्प ए हो जाएगा सही उत्तर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको टोटल बायोलॉजी के 30 प्रश्न का साथ ही एक छोटा सा वीडियो लेके आए थे। तो आज का यह क्लास आप लोगों के लिए साथी बहुत ही यूजफुल होगा, हम उम्मीद करते हैं। आज का यह क्लास साथी कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।